नमस्ते। आज हम अपने नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। इस महीने 20 साल एनिवर्सरी मनाई जा रही है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की। तो हम जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस तरह से उसका पूरा रिकॉर्ड, कैसे वो इफेक्टिव रहा कि नहीं इफेक्टिव रहा, कि क्या उसके सेलिएंट फीचर्स थे, किस तरह से वो आगे चल रहा है, फ्यूचर क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का। हम बात करेंगे पंक्ति जोग से, जो कि है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी माहिती अधिकार गुजरात पहल की। तो चलते हैं, हम उनसे मिलते हैं। ओके, वेलकम पंक्ति जी हमारे शो पे। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो चलिए थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, कितने साल से आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत काम कर रही हैं इस फील्ड में, और थोड़ा सा वो बता के हम एक्ट के ऊपर चलते हैं और आपका जो जी। आ, स्टडी करा है या उसके बारे में। एक्चुअली गुजरात में 2002 के आसपास आरटीआई के लिए, स्टेट आरटीआई के लिए एक मूवमेंट जैसा शुरू हुआ, जिसको हम लोगों ने ये माहिती अधिकार गुजरात पहल आगे जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बना। तो उसके साथ मैं 2002 से ही जुड़ी हुई हूँ, जहां हम ये चाहते थे कि गुजरात में खुद का एक आरटीआई एक्ट बने। बट उसके फिर बाद में जब नेशनल कैंपेन इस कानून को लेके शुरू हुआ, अरुणा रॉय जिनको लीड कर रही थी, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन एमएजीपी भी जुड़ा, और 2005 में हमें कानून मिला। तो उसके बाद हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोग इस कानून को आगे बढ़ाने के लिए और वो आम जनता तक कैसे पहुंचे उसके लिए काम करें। तो शुरू में राजस्थान में तो खैर ये कानून पहले आ गया था, और उसके बाद ये कानून नेशनल लेवल पे आया। गुजरात में आया ही नहीं सेपरेट कानून, राइट? नहीं नहीं, वैसे गोवा वाज द फर्स्ट, गोवा पहला राज्य था कि जहाँ कानून आया, और उसके बाद राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों के कानून बने। बट राजस्थान से जो लड़ाई शुरू हुई आम लोगों की इस कानून को लेके, वो आगे जाके नेशनल लेवल का एक स्वरूप उसको मिला, जिसमें 18 जितने राज्य जुड़े, और उसमें गुजरात भी था। तो गुजरात में एक प्राइवेट बिल स्टेट असेंबली में था जरूर, लेकिन फिर बाद में सेंट्रल एक्ट आने के बाद वो जो बिल है वो विड्रॉ हो गया। जी चलिए, ओके। तो मेरे को आपने नई जानकारी दी है कि गोवा से शुरू हुआ था। मेरा थिंकिंग था कि राजस्थान। अच्छा, राजस्थान का थोड़ा व्यापक तरीके से, ज्यादा ब्रॉडर उनका कैंपेन था, जो बाद में जी इंडिया का कानून बना। ओके, राइट। तो अब आपने 20 साल कंप्लीट किया, आपने एक रिपोर्ट निकाली है, तो हमें आप इसके बारे में बताएं कि किस तरह का कानून रहा, पहले कितना इफेक्टिव था, अभी क्या सिचुएशन है। तो हम चलते हैं, पहले तो आपकी रिपोर्ट बताएं उसके बारे में। जी। ये वही मतलब 20 years ऑफ आरटीआई एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, वैसे देखा जाए तो पड़ाव है इस कानून की। अगर लाइफ हम देखते हैं तो 20 साल एक शुरुआत का दौर ही माना जाएगा, बट कंपेरेटिवली एक मैच्योर्ड स्टेज में हम लोग आ गए हैं कि कानून की क्या स्थिति है ये अगर हम पीछे जाके देखते हैं तो ये रिपोर्ट वही कहता है कि गुजरात के संदर्भ में इस कानून की क्या स्थिति रही। तो शुरुआत में तो हम ये उसका पहला एक जो पार्ट है वो ये है कि गुजरात में कुल कितने एप्लीकेशंस आई, क्योंकि ये भी कहीं कहीं कहा जाता है कि बहुत सारे लोग एप्लीकेशंस कर रहे हैं और हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे हमेशा सिस्टम बोलती रहती है। तो अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में 20 साल में 21 लाख जितने आरटीआई एप्लीकेशंस हुए हैं। शुरुआत के दिनों में वो थोड़े कम रहे, उसके बाद के साल के अगर हम देखें तो साल में लाख, सवा लाख, लाख सवा लाख, इतने हम लोग आरटीआई एप्लीकेशंस देखते हैं। और एक अच्छी बात भी है क्योंकि बहुत सारे कानून हमारे पास हैं जो प्रो पीपल है, बट उस कानून को शायद इतना नहीं यूज किया जाता जितना आरटीआई कानून के लिए लोग कर रहे हैं। और वो 21 लाख एप्लीकेशंस ये भी बताते हैं कि ये 21 लाख एप्लीकेशंस में सूचना मांगी गई है सरकार से, वो शायद पंचायत हो या ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो, कोई पॉलिसी के ऊपर हो या कोई खर्च के ऊपर हो, लेकिन नागरिक का एक पार्टिसिपेशन है अपनी लोकतंत्र में। वो आगे आके पूछे हैं कि ये क्या
हुआ, कैसे हुआ, हमें बताओ। तो ये बहुत अच्छी निशानी है। नहीं तो नॉर्मली हम लोग सिर्फ वोटिंग करके वही एक पार्टिसिपेशन नागरिक का रहता है, और उसके बाद फिर ज्यादा कुछ लोकतंत्र में उनकी सहभागिता नहीं होती है। लेकिन ये एक एक एप्लीकेशन, ये 21 लाख एप्लीकेशंस में जो पूछा गया, वो एक तरीके से सरकार से जवाबदेहिता मांगी लोगों ने, और उससे बहुत फर्क पड़ा है। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा ये समझे कि एक्चुअली नेशनल लेवल पे अगर आप जानती हैं कितने एप्लीकेशंस हुए, फिर हम जान सकते हैं कि गुजरात में 21 लाख हुए हैं, कुछ आइडिया है? पूरे 20 साल का तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक साल में लगभग 60 लाख के आसपास एप्लीकेशन पूरे देश में हो रहे हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो गुजरात में 1 लाख के आसपास और पूरे देश में 60 लाख के आसपास हम कह सकते हैं। उसका एग्जैक्ट आंकड़ा इसलिए भी नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत सारे पब्लिक ऑथोरिटीज कभी जो एनुअल रिपोर्ट में एंटर करना चाहिए ऑनलाइन डेटा, वो करते नहीं है सही तरीके से। तो ये शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है, इवन गुजरात का भी इससे ज्यादा हो सकता है कि हर एक डिपार्टमेंट अपने आंकड़े डालें तो। लेकिन इसमें अगर हम एक देखें कि ये कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा लोगों ने कुछ पूछा है, तो गुजरात के संदर्भ में तो वो 3 ही डिपार्टमेंट है। यही मैं आगे पूछने वाली थी कि एक्चुअली आपकी फाइंडिंग्स क्या बता रही है, चलें बताएं। यस, तो गुजरात में देखा जाए तो ये लगभग 20 साल में ये जो अर्बन हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसको हम गुजरात में शहरी विकास कहते हैं, उसमें म्युनिसिपैलिटीज आती हैं, सभी कॉरपोरेशंस आते हैं। उस डिपार्टमेंट हमेशा पहला रहा है और उसको सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस मिले हैं, लगभग 20 लाख में से 5,63,000, जो 1/4 ऑफ द एप्लीकेशंस कह सकते हैं हम गुजरात के। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो होम डिपार्टमेंट है, जिसमें पुलिस स्टेशंस आते हैं सभी, मतलब लोगों के कॉन्टेक्स्ट में देखे जाए तो कंप्लीट होम डिपार्टमेंट, बट उसमें लोगों के इसमें जो सबसे ज्यादा ऑफिस जो लोगों के लिए पुलिस स्टेशन, और वो जो पुलिस थाना है उसमें लोग मांगते रहते हैं, और वहां पर 4,20,000 एप्लीकेशंस हुए हैं 20 साल में। और बाद में आता है रेवेन्यू, महसूल, और जिसमें लगभग 2,59,000 जितने एप्लीकेशंस हुए हैं। तो ये 3 जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमेशा फर्स्ट 3 में रहे हैं, और उसमें अर्बन डेवलपमेंट तो हमेशा पहला रहा है। तो ये और ये तीनों डिपार्टमेंट का आम लोगों के साथ बहुत ताल्लुकात रहता है, यानी लोगों का इन डिपार्टमेंट के साथ ज्यादा ताल्लुकात रहता है। लोग अपने छोटे छोटे कामों को लेके जाते हैं और जो सर्विसेज लोगों को देने हैं उसमें जाते हैं। उसके बाद बारे पंचायत डिपार्टमेंट भी है, जिसमें बहुत सारे बहुत ज्यादा पैमाने पे एप्लीकेशंस हुए हैं। तो ये एप्लीकेशंस हम देखते हैं तो लगभग 58% ऑफ बाकी के सभी एप्लीकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बड़े हम ये भी कह सकते हैं कि जहां लोगों को सर्विसेज मिलने चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट में लोगों ने जो सवाल करे हैं, ये बताता है कि उन सर्विसेज के बारे में लोगों को कंप्लेंट्स हैं और लोग उसकी जवाबदेहिता मांग रहे हैं। ओके, तो आप ये बताएं कि अभी तब से अभी तक इसमें संशोधन भी हुए, अमेंडमेंट्स हुए इस एक्ट में, तो क्या उसका क्या इस तरह से व्हाट इज द इफेक्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो ओरिजिनल आरटीआई एक्ट में संशोधन अच्छे फॉर बेटरमेंट ऑफ द एक्ट हुआ है, या क्या वो एक तरह से एक्ट को वाटर डाउन कर रहा है या डाइल्यूट कर रहा है? तो आप इस बारे में थोड़ा आप बताएं आपका ओपिनियन। जी, वैसे देखा जाए तो ये कानून 2005 में आया, और उसके बाद पहला अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने इसमें लाने की कोशिश की वो 2006 से ही था। तो वहां पर फाइल नोटिंग्स रहते हैं, जो नॉर्मली जो भी फाइल के ऊपर डिसीजन होता है वो डिसीजन में ऑफिसर्स का ओपिनियन होता है जो फाइल नोटिंग में रहता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो उसको आरटीआई में से एक्सक्लूड करने के लिए अमेंडमेंट लाने वाले थे। उसके बाद बहुत सारे और अमेंडमेंट लाने की कोशिश गवर्नमेंट ने काफी बार की। सो 2006 से लेके अब तक लगभग 7 to 8 टाइम्स इस कानून को बदलने की कोशिश हुई, लेकिन 2019 और 2023 में ये कानून बदलने के लिए सरकार सफल रही। तो उसके पहले के जितने भी प्रयास रहे उसमें लोक आंदोलनों से लेके लोग और सभी तबके के लोगों ने आवाज उठाई और सरकार ने वो अमेंडमेंट बाद में नहीं लाए। लेकिन 2019 और 23 में जो अमेंडमेंट लाए उसमें कानून बहुत सीमित हो गया। जैसे 2019 का अमेंडमेंट ये कहता है कि
जो कमीशंस होते हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो वो उनकी एक ऑटोनॉमी है, इस कानून ने वो ऑटोनॉमी उनको दी है। लेकिन इसमें इस अमेंडमेंट में उनका 5 साल का जो टर्म था उसको 3 साल का किया गया, और बाद में रीअपॉइंटमेंट का भी एक उसमें प्रावधान डाला गया, और साथ साथ में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स लागू होंगे ये भी प्रावधान डाला गया। तो उससे नुकसान ये हुआ कि जैसे पहले रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन था नहीं, तो ये एक पॉसिबिलिटी थी कि कोई भी कमिश्नर जो है वो गवर्नमेंट के गुड बुक में आने के लिए कोई ऑर्डर्स करने की बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि रीअपॉइंटमेंट तो वैसे भी नहीं है। लेकिन जब रीअपॉइंटमेंट की बात अभी डाली गई तो हो सकता है कि जो उससे कमीशन के ऑर्डर जो है वो प्रभावित हो जाए, और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स लागू होंगे, नियम लागू होंगे, ये बात भी कहीं ना कहीं उनकी ऑटोनॉमी और फिर वो जिस तरीके से प्रोएक्टिवली ऑर्डर करेंगे उसको असर करती है। तो और हमें वो असर ऑलरेडी देखना शुरू हुआ है कि कमीशंस के जो ऑर्डर पहले कानून के दायरा बढ़ाते हुए अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए और सिटीजन्स का राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए जिस तरीके से प्रोएक्टिव हुआ करते थे उसमें असर आई है। 2023 का जो अमेंडमेंट है वो बहुत ही कानून को नुकसान करता है। जो डेटा प्रोटेक्शन बिल के थ्रू आया है वो डायरेक्ट अमेंडमेंट नहीं है, वो इनडायरेक्ट अमेंडमेंट है। और डेटा प्रोटेक्शन बिल के सेक्शन 44(3) में ये कहा गया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पर्सनल है और जो आरटीआई में पहले मिलती थी एक्सेप्ट सर्टन एग्जेम्पशंस, वो अभी हमें बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। और खास करके जो प्रावधान, जो इंफॉर्मेशन एमएलए और एमपी को दी जा सकती है, जो सिटीजन्स को दी जा सकती है, ये जो प्रोविजो आरटीआई कानून में था जो बहुत ही ताकत देता था सिटीजन को, उसको भी हटाया गया है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम पे हो सकता है कि जो बड़े एजेंसीज हों, कॉन्ट्रैक्ट्स हों और थर्ड पार्टी जो बड़े बड़े पेमेंट्स हो रहे हों और जो बड़े बड़े निर्णय ले गए हों, हालांकि वो जमीन देने की हो या माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हों, ये सब में उन लोगों के नाम छुपाने के लिए या उनको डिसीजंस और उसके पेमेंट्स के बारे में छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। ओके, राइट। तो एक और चीज जो हमको पता है कि बहुत सारे पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। ऐसे हुआ है कि आरटीआई एक्टिविस्ट की डेथ्स हो गई है, मर्डर्स हुए हैं उनके। अब गुजरात में क्या सिचुएशन है इसमें? ओवरऑल आई डोंट नो, अगर आप जानते हैं तो आप बताएं, पर ओवर इंडिया में अगर आपको आंकड़े पता है तो ग्रेट, बट गुजरात में क्या हुआ है इसमें? कितने लोगों पर अटैक हुआ है, कितने लोगों की जान गई है? बिल्कुल बिल्कुल। आरटीआई कानून सिंपल इंफॉर्मेशन तो लोग मांग ही रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन भी बाहर आ रहा है और गैररीतियां भी बाहर आई हैं, गलत तरीके से डिसीजंस लिए हुए चीजें बाहर आई हैं, और उनके लिए जिम्मेदार जो अफसर हैं या जो भी लोग हैं उनकी नाम भी बाहर आते हैं। तो आरटीआई वैसे जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं और उसको करने देते हैं, उन दोनों के लिए वो थ्रेट लगता है और उसी से सिटीजन्स के ऊपर एक दबाव आना शुरू हो जाता है। और ये पहले से होना शुरू हुआ, और अनफॉर्चुनेटली 2013 में जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट संसद में पारित हुआ है, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया। और इसकी वजह से एक प्रोटेक्शन जो इस तरीके के मुद्दे उठाने वाले लोगों को और नागरिकों को मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। अगर देश की बात करें तो मुझे लगता है 80 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और अगर गुजरात की बात करें तो 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और जिन्होंने आरटीआई में इलीगल माइनिंग से लेके इलीगल जमीन देना, ग्रीजिंग लैंड में बड़े बड़े लोगों का एनक्रोचमेंट हो, या पंचायत में जो पैसे आते हैं उसमें बहुत बड़ा गफला, और उसमें जो भी एक मिली भगत कह सकते हैं हम, पॉलिटिकल और सिस्टम के दोनों के मिला के इस तरीके के सवाल पूछे थे। और वो सवाल और ये इंफॉर्मेशन मांगने से उनके ऊपर न कि सिर्फ दबाव आया, लेकिन उनके ऊपर अटैक हुआ और उन्होंने अपनी जान गंवाई। मोर देन 65 पीपल लोगों के ऊपर अटैक हुआ और उन्होंने काफी लंबा हॉस्पिटलाइजेशन उनको करना पड़ा, और 18 लोगों जो है वो उन्होंने अपनी जान गंवाई। और वो ये लोग थे जो विसल ब्लो करके सिस्टम को और सरकार को बता रहे थे कि ये गलत हो रहा है। तो वैसे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी जान गंवाए और शहीद हुए। राइट। तो अब आप लोग का क्या मतलब मांग है, क्या क्या चाहते हैं आप लोग? किस तरह से ये लॉ स्ट्रेंथन किया जाए, और क्या इसमें आप लोग की कोई भूमिका है?
यस, मतलब जो माहिती अधिकार गुजरात पहल और आरटीआई के साथ जुड़े हुए सभी लोगों की 20 साल के इस मौके पे जो डिमांड है, सबसे पहले वो ये है कि ये कानून की धारा 4 जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, सामने से इंफॉर्मेशन सिस्टम को नागरिकों के लिए ओपन करनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए। वो सबसे पावरफुल धारा है, क्योंकि सिटीजन को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसमें खास करके बजट, एक्सपेंडिचर और बेनिफिशियरीज, यानी किसको इसका बेनिफिट मिला है, वो कोई भी हो, वो थर्ड पार्टी हो सकता है, वो कोई आवास योजना का भी हो सकता है। तो ये, और कॉन्ट्रैक्ट्स किनको दिए गए हैं, ऑथराइजेशन किनको दिए गए हैं, लीज एंड लाइसेंसेस किसको दिए गए हैं। तो ये 17 मुद्दे हैं, लेकिन उसमें ये 3-4 मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजट, एक्सपेंडिचर, हु आर द बेनिफिशियरीज एंड हु आर द पीपल हु हैव गॉट लाइसेंसेस, ऑथराइजेशंस एंड परमिशंस फॉर डिफरेंट थिंग। तो ये अगर लोगों को इंफॉर्मेशन सामने से मिल जाए, तो लोगों को जो इंफॉर्मेशन मांगने के बाद जो थ्रेट आती है, जो दबाव आता है, वो भी डिफ्यूज हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी डिमांड है कि ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर सबसे पहले तो ठीक किए जाएं, और उनको, अभी तो आईटी और डिजिटल इंडिया पे जा रहा है पूरा इंडिया, उसमें एक बहुत जोर शोर से सरकार कह रही है कि डिजिटल इंडिया हम मना रहे हैं, तो उसका डिजिटल और आईटी टूल्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपने मोबाइल में वो इंफॉर्मेशन मिले। हालांकि वो पंचायत में से किनको पट्टे दिए गए, या आवास, या जो भी जमीनें दी, या कोई कंपनी को लीज दिए के माइनिंग्स दिया, या कोई भी एक्सपेंडिचर कितना हुआ, या कोई कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या पेमेंट हुए भी डेवलपमेंट काम में, ये सभी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाली जाए। ये सबसे पहले हमारी डिमांड है। और उसके बाद हमारी डिमांड ये है कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन जो पेनल्टी करने में, मतलब अभी भी बहुत कम, मतलब गुजरात की बात देखें तो 0.93 केसेस में आउट ऑफ 1,37,000 केसेस दैट दे हैव डिस्पोज्ड, 1,37,000 केसेस में जो उन्होंने निर्णय दिया अपना, तो उसमें से 0.93% ही केसेस में पेनल्टी डाली है। तो ये एक केस है कि जिस, ये कानून में जवाबदेहिता कहीं ना कहीं ये पेनल्टी और जो प्रावधान है उससे आती है। इसीलिए हम लोगों को ये, मतलब कमीशन को ये देखना पड़ेगा कि जहां वायलेशन हो रहा है वहां प्रॉपरली पेनल्टी इंपोज हो और वो जवाबदेहिता बने। तो ये दूसरी, मतलब बहुत ये डिमांड है जोर शोर से। और तीसरी डिमांड ये है कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के जो कानून है उसको लागू किया जाए, और वो, मतलब बहुत ही जल्दी उसको लागू करके ये इंश्योर किया जाए कि जो सिटीजन इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसको किसी भी तरीके से दबाव या कुछ भी थ्रेट आता है तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिले, और वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो, और वो जो भी लोग उनको दबाव कर रहे हैं उनके सामने एक्शंस हो। और इसमें गवर्नमेंट को बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और चौथी और आखिरी डिमांड ये है कि डेटा प्रोटेक्शन कानून आरटीआई को बहुत ही सीमित कर रहा है, बहुत नुकसान कर रहा है। तो डेटा प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन करप्शन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और ये डेटा प्रोटेक्शन के 44(3) सेक्शन करप्शन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, और करप्ट एजेंसीज, और वो जिसको हम मिली भगत कह सकते हैं, सिस्टम, और जो करप्शन कर रहे हैं ऐसे लोग, जो फिर राजकीय भी लोग भी हो सकते हैं, और वो बाहर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे भी हो सकते हैं, तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, जिससे हमारे लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये 44(3) सेक्शंस डेटा प्रोटेक्शन बिल में से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करके आरटीआई के अमेंडमेंट्स को खत्म किया जाए। राइट। तो आप एक दो एग्जाम्पल बताएं किस तरह से लोगों ने, आम नागरिकों ने ये आरटीआई एक्ट को यूज किया है, इसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने सुना है लोग इसको यूज कर रहे हैं वेरी इफेक्टिवली ऑल्सो। तो थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें आप। जी, और वही एक्चुअली हौसला भी देता है हम सबको इस कानून को आगे और लेके जाने के लिए। ये वैसे सरकार ने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले इस कानून को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन जो भी लोगों तक पहुंचा है वो मीडिया के थ्रू पहुंचा है, क्योंकि एवरी डे मीडिया में आरटीआई के स्टोरीज आते हैं और उसी से लोगों तक ये बात पहुंचती है। तो मैं बात करूंगी दक्षिण साउथ गुजरात के एक भरूच डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में, पुनगाम करके, उस गांव में एक फार्मर है, वो अपनी खेती कर रहा है और अपना ये कर रहा है, लेकिन उसको जब इलेक्ट्रिक कनेक्शन की जरूरत पड़ी और उसने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए बिजली डिपार्टमेंट के साथ अपना एप्लीकेशन डाला, तब उसको काफी दिन तक कुछ जवाब नहीं आया। जब पूछने के लिए गए तब उसको पता चला कि एक लंबी वेटिंग लिस्ट है और आपको बहुत राह देखनी पड़ेगी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, और वो वेटिंग लिस्ट जानकारी उसने लेनी चाहिए, तो उसको कुछ भी नहीं बताया गया। हालांकि उसको ये कहा गया कि अगर एक पैसे देंगे तो उसका कनेक्शन भी जल्दी हो सकता है, जैसे दूसरों का हुआ।
और उसने वहां पैसे देने के बजाय आरटीआई को चुना, और आरटीआई से वो ट्रांसपेरेंसी की एक्सपेक्टेशन की कि हम मुझे वेटिंग लिस्ट दे दो और किनको किनको पिछले 6 महीने में आपने कनेक्शंस दिए हैं ये बताओ। फाइनली थोड़ा लड़ना पड़ा, लेकिन फाइनली उनको ये पता चला कि जिन्होंने 1 महीना पहले एप्लीकेशन दी है उनको भी कनेक्शन मिला है, जो 6 महीने पहले दिए हैं वो वेटिंग लिस्ट में राह देख रहे हैं। और इससे काफी गहरीतियां बिजली डिपार्टमेंट को लेके, ये सिर्फ कनेक्शन देने की बात थी, उसके बाद वहां जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनकी क्वालिटी की बात थी। बार बार वो ट्रांसफॉर्मर जलते थे, उससे लोगों को बिजली नहीं मिलती थी और उससे फार्मर्स लोगों को बहुत नुकसान होता था। ये किसानों को ये बात फैलती गई और आजू बाजू के गांवों में से किसान आरटीआई सीखने लगे उनसे, और लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर आरटीआई का इस्तेमाल करते हुए उस डिपार्टमेंट के काम को स्ट्रीमलाइन किया। और एक भी पैसा दिए बिना वहां पर जो काम होता है, जैसे कंप्लेन करते हैं अगर ट्रांसफॉर्मर जल गया तो वो कंप्लेंट को अटेंड करना है 24 घंटे में, ये अकाउंटेबिलिटी भी, मतलब इट वाज नॉट ओनली इंफॉर्मेशन। उन्होंने ये बात भी निकाली कि जो ट्रांसफॉर्मर्स एक्चुअली जिसका पैसा सरकार पे करती थी वो आईएसआई मार्क थे, और जो उनके वहां बिठाए गए थे वो डुप्लीकेट थे। वो भी उन्होंने आरटीआई में इंस्पेक्शन मांग के ये वो चीज नहीं है जो एक्चुअली बिल पे है, ये भी प्रूव किया। तो ये एक सिटीजन की मतलब कम होशियार मत समझिए उनको, उनको पता है कि कहाँ करप्शन हो रहा है। और उन्होंने उस तरीके से अपने जो पानी और बिजली ये दोनों काम को आजू बाजू के गांवों में जो 5,000 10,000 जो भी उनको रिश्वत देनी पड़ती थी उससे किसानों को छुटकारा दिलवाया। अब हमको आप बताएं, और भी कोई केस बताना चाहें तो। महिलाएं भी इसको यूज करती हैं। जी मैं और एक केस बताऊंगी। एक डिफरेंटली एबल पर्सन है, उनकी वाइफ भी डिफरेंटली एबल थी, और वो प्रेग्नेंट हुई तो डिफिकल्ट प्रेगनेंसी करके डिटेक्ट नहीं किया। आशा वर्कर जो होनी चाहिए उनको ये पहले से ध्यान रखना चाहिए। जब उनको लेबर पेन आया और सिविल हॉस्पिटल लेके गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो वहां पर उनकी डिलीवरी हुई, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, उनको सिटी स्टेट में भेजा गया। स्टेट सिविल में उनकी ट्रीटमेंट हुई, उनका ऑपरेशन हुआ, बच्ची जन्मी, और उसके बाद उनको घर भेजा गया। घर जाने के बाद 2 दिन में उनका बुखार शुरू हो गया। जब वो वापस अस्पताल में गए तब पता चला कि गलती से डॉक्टर ने एक स्वैब अंदर ही, उनका जो ऑपरेशन किया तब अंदर ही रह गया, और उसके बाद उनका इन्फेक्शन इतना बढ़ा और उन्होंने अपनी जान गंवाई, मतलब वो गुजर गई। और उनकी बच्ची 12 दिन या 14 दिन की। ये जो उनके पति थे उन्होंने आरटीआई का इस्तेमाल करते हुए वो, मतलब पहले तो डॉक्टर ने ये कहा कि ये यहाँ हुआ वहां हुआ, कुछ रिकॉर्ड देने में उनको गलती कर रहे थे। तो आरटीआई में उन्होंने हर तरीके का पूरा रिकॉर्ड चेक किया, और उससे जो फॉल्ट था, डॉक्टर का फॉल्ट, शुरुआत में वो डिफिकल्ट प्रेगनेंसी नहीं हुई, ये सब पूरा बाहर आया। और वहां तक बाहर आया कि वो आशा बहन ने गलत, मतलब चीटिंग करके एक्चुअली उनका ममता कार्ड वापस लेके उसमें बाद में लिखने की कोशिश की कि मैंने आइडेंटिफाई किया था कि ये डिफिकल्ट प्रेगनेंसी है, लेकिन उसको भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज के ये हैंडराइटिंग पहले का है बाद का है ये सब पता करवाया। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ आरटीआई के बिना उनको नहीं मिलते, क्योंकि वो एक सिंपल गांव में रहने वाले, वो भी डिफरेंटली एबल पर्सन थे। तो वैसे उनकी क्या आवाज होगी सिस्टम में। और यहाँ पर स्टेट सिविल में जो डॉक्टर्स की गलती हुई थी वो तो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स मिले, और उसके बाद ये मुद्दा उन्होंने गुजरात मेडिकल काउंसिल में अभी उठाया है और उनके केस चल रही है। तो ह्यूमन राइट्स के सीवियर वायलेशंस पे लोगों ने इस्तेमाल किया है आरटीआई को, और बखूबी इस्तेमाल करते हुए, लड़ते हुए उनको वो रिकॉर्ड्स मिले हैं जिससे वो अपने राइट्स ले चुके हैं। मैं एक फाइनल एग्जांपल दूंगी। एक दिन हमारी हेल्पलाइन पे एक बहन आई, और उसके बाद फिर हमारी ऑफिस में भी वो आई। वो रोती रोती आई थी, उनके पति गुजर चुके थे, उन्होंने लव मैरिज की थी, इसलिए उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, उनके मायके से भी। और जैसे उनके पति गुजर गए, उनके पति के घर में से सबने बोला अब तेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तू घर से निकल जा। और रोड पे आई हुई थी वो, और वहां से उन्होंने जब आरटीआई के बारे में पढ़ा, सीखी, और उसके बाद उन्होंने बैंक में और अपने पति के प्रॉपर्टी के बारे में पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके और अपनी लड़त आगे चलाई, और उसमें उनको लगभग 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो उनके हिस्से की थी वो उनको मिली। हालांकि
ये लड़त लगभग 6-8 महीने चली, लेकिन आरटीआई के बिना नहीं होती। वो आरटीआई थी जिससे उनको अपने पति के बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स मिले और उनको प्रॉपर्टी के डिटेल्स भी मिले, जिसमें उनके पति ने उनका नाम नहीं डाला था, लेकिन वो बाद में उसको लड़के अपना हिस्सा ले पाई। तो आरटीआई में आज बहनें अपना डिवोर्स के बाद अपने के लिए जो मेंटेनेंस मिलनी चाहिए उसके लिए भी आरटीआई इस्तेमाल करते हुए सही जो प्रॉपर्टी और इनकम है इसके डिटेल्स कोर्ट के सामने लाती हैं। और इस तरीके के आम लोगों के जो सवाल है उसमें आरटीआई का बखूबी लोगों ने इस्तेमाल किया है। ओके, ग्रेट। तो आगे आप इसका किस तरह का फ्यूचर देखते हैं, शॉर्ट में बताएं, मतलब आरटीआई एक्ट का हमारे देश में और गुजरात में? यस, गुजरात में, क्योंकि गुजरात में लगभग 35 जितने लोगों को पार्शियली या फुल्ली ब्लैकलिस्ट किया है कि वो लोग या तो एप्लीकेशन ही ना कर सकें, या तो करें तो सिर्फ 4-5 एप्लीकेशन ही कर सकें। और कारण ये बताया गया कि उन्होंने बहुत सारे आरटीआई एप्लीकेशंस किए हैं। तो ये इस तरीके का माहौल अभी बन रहा है। रिसेंटली हमारे स्टेट कन्वेंशन में भी हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि अगर आरटीआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे और इंडस्ट्रीज के बारे में बार बार इंफॉर्मेशन मांगोगे तो हम हो सकता है कि आपके सामने एफआईआर भी करें, आपको पासा में भी करें, हम ये सब करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही खुलेआम ये कहा कि सूचना मांगना तो हम आपके ऊपर नजर रखेंगे। तो इस तरीके का माहौल, और 2023 का जो डीपीडीपी एक्ट में जो कानून को सीमित किया है, तो ये सब देखते हुए सूचना जो ट्रांसपेरेंसी की लड़त है उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आके खड़ा है, हम कह सकते हैं ये एक चुनौती है। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये कानून सिर्फ एक्टिविस्ट लोगों का नहीं है, ये कानून आम लोगों का है और आम लोगों तक वो पहुंचा है और भी पहुंच रहा है। तो जैसे ही आम लोग उसको इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे और वो पूछते रहेंगे, तो इस कानून को इस तरीके से दबाना या उसको लोग बोलते हैं कि किल किया, वैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आम लोगों ने उसकी मजा चख ली है और वो इस्तेमाल करते रहेंगे, वो सवाल करते रहेंगे। सवाल करना एक नशा है और लोगों ने वो मतलब अपने आप से वो जाना है कि हम कैसे लोकतंत्र में अपने आप को एक एम्पावर्ड महसूस करते हैं जब हम पंचायत को पूछते हैं कि कितने पैसे आए और ग्राम सभा में क्या ठहराव हुआ या मुझे हिसाब बताओ। तो ये आम लोगों का के ऊपर पूरा भरोसा है, चुनौती वाला दायरा है, लेकिन लोग उसको पार करेंगे और लड़ेंगे। तो थैंक यू इस वेरी पॉजिटिव नोट पे कि किस तरह से लोग इस चुनौती को के वास्ते बिल्कुल रेडी हैं। हम आपसे बहुत धन्यवाद करते कि आपने हमें टाइम दिया, आपने बात की हमसे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से आरटीआई का कानून बहुत ही एक पावरफुल कानून है, बहुत ही शक्तिशाली कानून है, और उसको किस तरह से जो अथॉरिटीज हैं, सरकारें हैं, उन लोग उसको कम करने की, उसका जो असर या उसका इफेक्टिवनेस किस तरह से कम करने की कोशिश कर रही है। आपका क्या मानना है? डेफिनेटली आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट करें, हम जवाब देंगे आपको। धन्यवाद।